कल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। ये दूसरे सेल से किस तरीके से अलग है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो है जिसमें हम क्या करते हैं कि एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से ये एक फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे। जैसे इसमें कैथोड रिएक्शन लेड में हो रही है, अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और ये प्लस चार्ज बन रहा है। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। Thus in melted fused state of electrolyte, electrolysis causes formation of product by primary reaction. Only well secondary reaction are also possible in solution. तो जब भी हम इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइसिस में रिएक्शन करते हैं तो फ्यूज स्टेट रहते हैं यानी पिघली हुई अवस्था लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, और इसमें पहली वाली स्टेप में प्राइमरी रिएक्शन जो होती है फ्यूज स्टेट में होती है और सेकेंडरी रिएक्शन हमेशा सिर्फ सॉल्यूशन में पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल दिया है फ्यूज सोडियम क्लोराइड, हम पिघला हुआ NaCl लेते हैं ये, और इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन सोडियम एंड क्लोराइन। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन के आयन में टूटता है, एंड सोडियम जो है वो कैथोड का काम कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, और क्लोरीन जो है वो एनोड का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि हमको पढ़ना है विद्युत अपघट्य के लिए कुछ नियम है। Faraday gave two laws regarding quantitative relationship between electricity and chemical change that are useful in quantitative analysis of electrolysis। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने पढ़ चुका है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लॉ जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के बीच में। तो लॉ क्या कहता है, पहला लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, यानी कोई हमने विद्युत अपघट्य लिया है, उसको फ्यूज़ किया है या पिघली अवस्था है या उसका विलयन बनाया है, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य में हम अगर उसका विद्युत अपघटन करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सब्सटेंस का वेट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में सब्सटेंस का जो वेट होता है यानी पदार्थ की जो मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया के दौरान सब्सटेंस का जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पास, यानी जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब्सटेंस का वेट। तो W प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q, जहाँ पे W क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि हम कोई ग्राम में कोई सब्सटेंस ले रहे हैं उसका वेट है। एंड अगर हम W ZIT कहें तो I क्या है, करंट इन एम्पियर, जितना हम करंट दे रहे हैं उसको एम्पियर में नाप रहे हैं। T है टाइम इन सेकंड, कितने टाइम तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और Z जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वावेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वावेलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से फैराडे का फर्स्ट लॉ है ये। अब नेक्स्ट है फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is passed through different electrolytes, the weight of different ions liberate at the electrodes are the ratio of their chemical equivalent। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं एक ही पावर की अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में, यानी कि हमने दो विलयन लिए हैं, दो सॉल्यूशन लिए हैं जिसमें दो अलग अलग क्वांटिटी के इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिसॉल्व किया है, और अगर इन दोनों के दोनों विलयनों में हम सेम क्वांटिटी या सेम पावर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है वो क्या होती है, उसमें मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होगी वो पदार्थ की मात्रा के तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। ठीक है, इसमें अगर हम दो विलयन ले रहे हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी या सेम पावर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनमें जो पदार्थ की मात्रा में जो होने वाला परिवर्तन है वो इनमें बहने वाली या तुल्यांकी या फिर बहने वाली एनर्जी के तुल्यांकी भार के अनुपात में होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि ये देखो W प्रोपोर्शनल E, इसका मतलब है वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी पे। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होगी उतना ही वेट में परिवर्तन होगा। जैसे मास ऑफ एन मेटल ए लिबरेट एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड में जमा हुआ
ए की मात्रा बटे दूसरे इलेक्ट्रोड में जमी हुई बी की मात्रा इज इक्वल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो इसमें WA अपॉन W2 क्या हो जाएगा, ये पदार्थ की मात्रा हो जाएगी। E1 अपॉन E2 जो है वो तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, ठीक है। किसका है ये तुल्यांकी भार, इलेक्ट्रिसिटी का। WA अपॉन E1 इज इक्वल W2 अपॉन E2, ठीक है। तो ये होता है आपका फैराडे का सेकेंड लॉ। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है फैराडे लॉ के, कहाँ यूज होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट और रेडिकल में भी डिटरमाइन, किसी भी हम मूलक या फिर एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड में भी डिटरमाइन, हम किसी भी इलेक्ट्रोड जो कि किसी भी सब्सटेंस में डिप है उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में भी कैलकुलेटेड, हम इससे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या तुल्यांक निकाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का या विद्युत अपघट्य का यूज क्या कहाँ होता है। कोटिंग ऑफ मेटल पे परत चढ़ाने के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन यानी मेटल को शुद्ध या साफ करने के लिए या निकालने के लिए, मेटल को प्योरिफिकेशन करने के लिए और मेटल को एक्सट्रैक्ट यानी किसी भी धातु से मेटल को निकालना है और मेटल को शुद्ध करने के लिए, प्रिवेंट कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये इसके यूज हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। अब देखिए लास्ट में आपका क्या दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस दिया है। इन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस आर डिप्ड इन सेम सॉल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं तो ये सेम सॉल्यूशन में डिप होते हैं इलेक्ट्रोड, और गैल्वेनिक सेल में अलग अलग सॉल्यूशन में। रिएक्शन डज नॉट ऑक्योर स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, और गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप होती है। फ्री एनर्जी इंक्रीज यानी जो मुक्त ऊर्जा होती है इलेक्ट्रोलाइटिक में बढ़ती है, गैल्वेनिक सेल में कम होती है। कैथोड इज नेगेटिव और एनोड इज पॉजिटिव होते हैं, इसमें कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है या जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है चैप्टर 4, ठीक है, केमिकल काइनेटिक, या फिर जिसको बोला जाता है केमिकल यानी रासायनिक काइनेटिक मतलब बल गतिकी। तो हम केमिकल काइनेटिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमको सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखना है कि केमिकल काइनेटिक होती क्या है। वी नो दैट ईच रिएक्शन ऑक्योर एट एनी रेट, हम देखते हैं कि हर एक रिएक्शन किसी न किसी रेट से या दर से होती है। सम रिएक्शन गेट कंप्लीट एज सून एज रिएक्टेंट आर मिक्स्ड, कई बार क्या होता है किसी रिएक्शन में जैसे ही हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं रिएक्शन तुरंत हो जाती है। दीज रिएक्शन आर नो एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन जो तुरंत होती है उसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या तात्क्षणिक रिएक्शन कहते हैं। हाउएवर सम रिएक्शन आर सो स्लो दैट इवन आफ्टर ईयर दे आर नॉट कंप्लीट, और कई रिएक्शन होती हैं कि बहुत ज़्यादा समय लेती हैं या फिर कई सालों तक कंप्लीट ही होती रहती हैं। बिटवीन these two extremes a number of reactions are there who rate can be measured, तो क्या करते हैं कि इन दोनों रिएक्शन के बीच में भी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसके हम रेट को निकाल सकते हैं। Hence chemical kinetic is the branch of chemistry which permits the study of mechanism on the basis of measurement of rate of chemical reaction। तो केमिकल काइनेटिक जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को नापते हैं, उसका परीक्षण या विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर उसके मैकेनिज्म को बताते हैं, उसकी क्रियाविधि बताते हैं। तो केमिकल काइनेटिक वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को मेजर करके उसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि को बताते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको ये डेफिनेशन पढ़ना है, जहाँ जहाँ पे आपके टिक लगे हुए हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। बिफोर दिस स्टडी नॉलेज ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज एसेंशियल। हमको क्या है कि रिएक्शंस को पढ़ने के पहले जानना पड़ेगा कि रिएक्शन किस टाइप की होती हैं या कितने टाइप की होती हैं। इंस्टेंटेनियस और फास्ट रिएक्शन, तात्क्षणिक या तुरंत होने वाली रिएक्शन। दीज रिएक्शन ऑक्योर एट वेरी फास्ट स्पीड, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती हैं। द टाइम टू ऑक्योर दीज रिएक्शन इज बिटवीन 10⁻⁻16 to 10⁻⁻14 सेकेंड। इन रिएक्शन को होने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत कम समय लगता है, 10⁻16 से लेकर 10⁻14 तक, ठीक है।
आयनिक रिएक्शन आज फास्ट रिएक्शन, जैसे आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो फास्ट रिएक्शन में आती हैं, ठीक है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड का अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो बेरिलियम सल्फेट और HCl बनता है, ये एक फास्ट रिएक्शन है। फिर है डेड या स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीमी गति से या मृत प्राय रिएक्शंस होती हैं। दीज रिएक्शन ऑक्योर एट वेरी स्लो स्पीड, इनकी स्पीड बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट टाइम टू ऑक्योर दीज रिएक्शन, इनको मतलब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नापना बहुत मुश्किल होता है कि कितने समय में हुई। इनफैक्ट दीज रिएक्शन डू नॉट ऑक्योर अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शंस होती ही नहीं है। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करें, अमोनिया अगर हमको बनाना है तो ये एक जो है वो स्लो रिएक्शन है। फिर इनके बीच में आती है मॉडरेट रिएक्शन या मध्य रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, रिएक्शन विच आर नेदर टू फास्ट नॉट टू स्लो आर नो एज मॉडरेट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो ना तो बहुत तेजी से होती है और ना बहुत स्लो होती है, इन रिएक्शन को मॉडरेट कहते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन आयोडीन को मिला दें हम तो हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना एक मॉडरेट रिएक्शन है। फिर हमको देखना है रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ऐसी रिएक्शन जो सामान्य हो, ठीक है, औसत रिएक्शन या फिर तात्क्षणिक रिएक्शन, इनका रेट कैसे निकाला जाता है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इन रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या किसे कहते हैं, किसी भी रिएक्शन की दर क्या कहलाती है। किसी भी निश्चित समय में क्या रिएक्टेंट जिससे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस रिएक्टेंट की मात्रा में होने वाला परिवर्तन या उसी समय में किसी बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा में होने वाला परिवर्तन उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की कम होती हुई मात्रा के आधार पे हम रेट को बता सकते हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर बनने वाले प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसके आधार पे बता सकते हैं, ठीक है।